बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मियाँ नज़ीर अहमद। सच कितना कड़वा होता है, सच बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हमेशा सच्ची बात करो और लोगों तक सच ही पहुँचाओ। तो आज मैं एक ऐसा कड़वा सच जो है नाज़रीन की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, और ये ऐसा सच है कि जिसने ये सच बोला उसके साथ बहुत जुल्म हुए। हर आदमी सच्ची बात करता हुआ डरता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी तरह मैं भी सच्ची बात करता हुआ मुझे पता है मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इतने इतने जुल्म किए, इतने इतने जुल्म हो रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे जर्नैल आए, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, और उन्होंने क्या क्या जुल्म किए और उन्होंने क्या क्या कारनामे किए। आज उनके बारे में ही गुफ्तगू की जाएगी। क्या कहा किसी ने, कहाँ तक सुनोगे तो कहाँ तक सुनाऊं। हर जर्नैल के इतने इतने किस्से हैं, क्या क्या बताऊं। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम 1971 से बात को शुरू कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे मुल्क के दो टुकड़े किस तरह हुए, किसने किए, किसका क्या किरदार था। चलें, पहले मैं थोड़ी सी आपको उनकी शक्ल का तो दीदार करा दूं कि आखिर वो साहब कौन थे। नाम है। कहा जाता है कि जनरल मूसा खान ने अपने जानशीन के तौर पर जो 3 नाम तजवीज किए थे, उनमें जनरल याहिया खान का नाम शामिल नहीं था। जनरल मूसा के मुताबिक उन्होंने मशवरा दिया था कि जाती खामियों के पेश नजर याहिया खान इस मनसब के लिए मौजू नहीं, मगर चूंकि अयूब खान फैसला कर चुके थे, इसलिए उन्होंने मेजर जनरल अल्ताफ कादिर और मेजर जनरल बख्तियार राना को सुपरसीड करते हुए जनरल मोहम्मद याहिया खान को अफवाज पाकिस्तान का 5वां कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। ये हमारे वो जनरल याहिया खान, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि 1971 में बांग्लादेश जो है वो हमारे से अलग हो गया। लेकिन अगर ये जनरल साहब चाहते तो बहुत कुछ बच सकता था। लेकिन इन जनरल साहब की जो अयाशियाँ थी वो भी काफ़ी रूज पर थी। बहरहाल बांग्लादेश हमसे जाता रहा। मैं इन जर्नैल साहब की, जनरल ज़िया खां, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ इनकी बहादुरी का कि इन्होंने बहुत कारनामा सर अंजाम दिया कि हमारे मुल्क के दो टुकड़े हो गए। फिर जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सही जमहूरियत की बुनियाद रखी, उन्होंने एक अवामी पार्टी बनाई जिसका नाम पीपल्स पार्टी था। हालांकि चंद गलतियां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी की, लेकिन उनकी गलतियां ऐसी नहीं थी कि जिनको सुधारा ना जाता। बहरहाल भुट्टो साहब के साथ जो जुल्म हुआ, किस तरह जुल्म हुआ, किसने किया, शायद आप नहीं जानते। चले, मैं उनका थोड़ा सा चेहरा मैं दिखा देता हूँ। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जहां मजदूरों और हारियों की बात की, साथ ही उन्होंने तलबा के साथ भी दोस्तों का रिश्ता निभाया। जनाब, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो बहादुर लीडर थे जिस लीडर को इन जालमों ने, जर्नैलों ने पाकिस्तानी अवाम से छीन लिया। लेकिन ये 1947 से लेकर ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये जर्नैल अपने आप को खुदा जाने क्या समझते हैं। आखिरकार भुट्टो साहब के साथ जुल्म करने वाला, ज्यादती करने वाला, फांसी दिलाने वाला वो कौन था?
चलें देखते हैं। शहीद जनरल जियाउल हक का जालिमाना दौर। वो दूर जब पाकिस्तान में तमाम भारतीय मीडिया पे पाबंदी थी। जी जनाब, ये थे हमारे मोहतरम जनरल ज़ियाउल हक साहब, जिनके ऊपर भुट्टो साहब ने मेहरबानी की, इनको चीफ ऑफ आर्मी बना दिया। लेकिन इनसे वफा कहाँ होती है, वफा की उम्मीद इनसे कहाँ पर। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे केस के अंदर सज़ाए मौत दे दी गई। हालांकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर FIR काटी जा रही थी, उस वक़्त गुलाम मुस्तफ़ा खान जो थे, वो गवर्नर थे। उन्होंने बाकायदा बताया फ़ोन करके भुट्टो साहब को कि लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर आपके ऊपर FI काटी जा रही है। भुट्टो साहब ने कहा कोई बात नहीं, काटने दो। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बात कहाँ तक जा पहुँचेगी। ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब की हुकूमत का खात्मा किया 1977 के अंदर। आखिरकार भुट्टो साहब जेल के अंदर सड़ते रहे, अपीलें भी की गईं, कोई अपील मंजूर ना हुई। लेकिन भुट्टो साहब को फांसी पर लगाने के लिए दो आदमी सरगर्म कौन थे? एक तो मैंने आपको दिखाया जनरल ज़ियाउल हक साहब। अभी जो दूसरा इनके साथ एक और जो मोहतरम थे, उनका भी मैं आपको तारफ़ करवाता हूँ। वो कौन साहब थे? अदाकार शाहिद से उनकी खासी बेतकल्लुफ़ी भी थी। अदाकार जनाब, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, इनका नाम है मौलवी मुश्ताक। लेकिन ये कोई दाढ़ी वाले मौलवी नहीं थे, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। ये जो शाहद फिल्मों का अदाकार था, उनके कहीं रिश्तेदार थे ये। लेकिन ये इतना जालिम आदमी था, ये भुट्टो को फांसी पे लगाना ही चाहता था। क्यों? फिर कुदरत का निज़ाम देखो कि भुट्टो साहब को फांसी पे लगा दिया गया। ज़िया साहब की बदमाशी, मार्शल लगा दी गई। लेकिन जब ये मौलवी मुश्ताक का जब जनाजा पढ़ा जाता है, उस कुदरत का निज़ाम है, जब इसका जनाजा लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में शहद की मक्खियाँ जो हैं जनाजे के ऊपर हमला कर देती हैं। सब लोग जनाजा छोड़कर भाग जाते हैं। जनाजा बहुत देर तक लावारिसों की तरह पड़ा रहता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद लोग अपने मुँह छुपाते छुपाते जनाजे के पास आते हैं। ना जाने जनाजा कैसा पड़ा गया, ना जाने कैसा दफन किया गया। बहरहाल खड्डे में उतार दिया गया इनको। ये मेरे कुदरत का निज़ाम है। हालांकि आपको याद होगा कि जो नमरूद था बादशाह, जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जंग की, तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को बोला कि जितने नमरूद के सिपाही हैं उतने मच्छर निकाल दो। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर पूरी फ़ौज को मच्छरों से मरवा दिया। और यहाँ अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों से हमला करवा के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जुल्म ना किया करो। चनाचा ज़ियाउल हक साहब जो थे, इनके दौर के अंदर बड़े बड़े जुल्म किए गए। सबसे पहले इन्होंने एक ऐसा भी बोया जो शायद हमारी नस्लें भी उसको काटती रहे। सिंध के अंदर MKM को जन्म दिया, जिसने पूरी कराची को बर्बाद कर दिया। सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जो पीपल्स पार्टी है उसको ख़त्म किया जाए। इधर पंजाब के अंदर ये लोहार तरखान जो हैं, गंजे बिरादर नवाज शरीफ डाकू, इनको लेकर आया ज़ियाउल हक साहब। ये मुल्क को लूटते रहे। बहरहाल फिर ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर ज़ियाउल हक साहब ने अमीर अल मोमिनीन बनने के लिए, अगर किसी चाय वाले ने 10 पैसे या 5 पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, उसको शरेआम कोड़े लगाए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि लोग कह सकें ये अमीर अल मोमिनीन है। लेकिन किसी ताकतवर को हाथ उन्होंने भी नहीं डाला। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कैद किया गया, ज़्यादतियाँ की गई, मारा गया, पीटा गया, सिर्फ पीपल्स पार्टी ख़त्म करने के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई ख़त्म ना कर सका।
लेकिन कहते हैं हमें जब भी मारा अपनों ने मारा, पीपल्स पार्टी को कोई जनरल, कोई जज, कोई उसको ख़त्म ना कर सका, लेकिन पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए ज़रदारी साहब ही बहुत थे, इन्होंने ही पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मोहतरम ये बात यही ख़त्म नहीं होती। फिर जब ज़िया उल हक साहब दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं, इनका त्यारा जो है वो फ़ज़ा में क्रैश हो जाता है, न ऊपर होते हैं न ये ज़मीन पे होते हैं। हालांकि ऐसा वाक़या जो शहजाद बादशाह गुजरा जिसने जन्नत बनवाई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही मामला हुआ था। वो ना ज़मीन पे था तो ना आसमान पे था, उसकी रूह कब्ज़ हुई। तो ऐसे मिलता जुलता हादसा इनके साथ भी हुआ, ये ना ज़मीन पर थे ना आसमान पर थे। बहरहाल फिर वो अपना वक्त गुजार के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की 11 साल तो 6-7 महीने हुकूमत की, सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले ज़िया उल हक साहब जो हैं वो दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं। कुदरत का निज़ाम कि वो 90 दिन के लिए इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, लेकिन वो 11 साल गुजार के चले गए, 11.5 साल। फिर उनके मरने के बाद पूरे 90 दिन के बाद इंतखाबात होते हैं, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी वो जीतती है। फिर सिलसिला चलता रहा। फिर ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, फिर आगे चलते हैं। फिर एक और जनरल साहब का कारनामा जो है उसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। 47 में वालदैन के हमरा कराची मुंतकिल हो गए। कराची में सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन और रॉयल कॉलेज एंड डिफेंस स्टडीज बरतानिया से मुख्तलिफ कोर्सेज किए। परवेज मुशर्रफ ने 19 अप्रैल 1964 को पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में। जी जनाब, इन मुशर्रफ साहब को कौन नहीं जानता। इन मुशर्रफ साहब का भी कारनामा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। इन्होंने एक अवामी मुंतखब हुकूमत को जब गिराया, नवाज शरीफ की हुकूमत को, इनके कारनामे बड़े बड़े इनके कारनामे हैं इनके। इन्होंने मुल्क के ऐन को बार बार तोड़ा, जजों को नज़रबंद कर दिया, रातों रात डोगर कोर्ट बनवा दी गई, अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे। फिर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इनकी जुल्म की दास्तानें हमारे मुल्क की एक वो बेटी डॉक्टर आफिया अमेरिका के सुपुर्द कर दी गई, जो आज तक जेलों में बेबस तड़प रही हैं। उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं खुदा जाने। फिर अभी भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने फिर अमेरिका के ये टट्टू रहे सब, अमेरिका को अपने मुल्क के अंदर अड्डे दिए, तो वो अमेरिका ने आके नो गो एरिया बना दिया, वहाँ पर पाकिस्तानी जा भी नहीं सकते थे। इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमानों को मरवाया। फिर इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद जो थी उसके ऊपर इन्होंने हमला करवाया। फिर यही बात ख़त्म नहीं होती, मस्जिद के अंदर हमला करवाने के बाद इन्होंने फिर बलूचिस्तान में मुफ्ती साहब को बुलवाया। इनकी ज़्यादतियाँ बढ़ती गई। फिर एक वो दौर आता है कि हमारा साहब का चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिकार कराची दौरे पे जाते हैं, तो वहाँ पे मुशर्रफ साहब जो हैं MKM से गुंडागर्दी करवा के हमला करवाता है, पूरी कराची बंद हो जाती है। मैं उस वक्त कराची में मौजूद था, शाहरा फैसल, मैं बलोच कॉलोनी के पुल के करीब था, बिल्कुल ब्रिज वाले के नीचे, जिस दिन ये वाक़या होता है। कराची में कत्ल आम हो जाती है, लेकिन मुशर्रफ साहब शाम को टीवी पर आकर अफसोस नहीं किया कि इतनी लाशें गिरी गई हैं। कहते हैं कि हमारी ताकत का मुजाहरा देखा है, इन्होंने इतने जुल्म किए। फिर दोबारा अवाम ज़ोर पकड़ती है, सियासतदानों को गैरत आती है। वैसे तो ये बगैरती रहे, लेकिन गैरत आती है, एक हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो कारनामा रहता है ना, हमारी जितनी भी वकील बरादरी है ना,
जब ऐसा वक्त आता है हमारी वकील बिरादरी निकलती है तो पूरी ज़मीन को हिला कर रख देती है। उस वक्त ये वकील बिरादरी सब पाकिस्तान के वकील बाहर निकले तो उन्होंने इन जमातों का साथ दिया तो मुशर्रफ साहब से जान छुड़वाई। फिर मुशर्रफ साहब जो हैं जब अवामी हुकूमत आती है तो मुशर्रफ साहब जो है यहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके ऊपर बाकायदा गद्दारी का मुकदमा जो है आर्टिकल 6 लगता है तो गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर दायर हो जाता है। मुकदमा बाकायदा चलता है लेकिन मुकदमा क्या करेगा। फिर वो दुबई में जाते हैं, जब मर जाते हैं दुबई में, जब उनकी आखिरी वक्त होता है उनका दुनिया फ़ानी से जाने के लिए, उनके पास अपना कोई अजीज़ भी नहीं होता, कोई उनका अपना अजीज़ नहीं होता। दुनिया फ़ानी से चल जाते हैं, यहाँ पर इतला आ जाती है। फिर माशाल्लाह हमारे मुल्क से स्पेशल तैयारा एक जाता है, एक जहाज़ जाता है उनको लेने के लिए। जब उनको यहाँ पर लाया जाता है उनको तोपों की सलामी देकर उनको अलविदा कर दिया जाता है, दुनिया से दफना दिया जाता है। वो गद्दारी का जो मुकदमा था वो कहाँ गया, किसके ऊपर था, वो क्या बना। अगर कोई आदमी गद्दार है क्या उसको इस तरीके से मुल्क में लाया जा सकता है, इस तरह दफनाया जा सकता है? क्या है समझे, मुझे तो समझ नहीं आती। गद्दार भी कह रहे हो, गद्दारी का मुकदमा भी चल रहा है, तोपों की सलामी दे के दफन भी कर रहे हो, ये सब क्या है। ये सिलसिला हमारे मुल्क के चलता रहा। चलें अभी जाके थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जर्नलों ने अपनी पस्ती हिस्सा डाला, लेकिन कुछ जर्नल जो थे उन्होंने ज़रूरत से बढ़कर मुल्क के ऊपर जुल्म किया। अभी आपको एक और जनरल साहब का कुछ थोड़ा सा कारनामा दिखाते हैं। आखिरकार उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम क्यों दिया। बात करने से गुरेज करते हैं और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। जनाब आपने शक्ल तो लाजा फरमाई आपने। ये थे हमारे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जिन्होंने हमारे मुल्क का वो अशर किया, खुदा की कसम हमारे मुल्क का ऐसा अशर पहले नहीं हुआ होगा। इस आदमी ने इमरान खान की जब हुकूमत गिराई, किस तरह गिराई, क्यों गिराई, इमरान खान की हुकूमत गिराने में किस किस का काम था। चले मैं कोशिश करता हूँ एक और शक्ल में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। courts, but this is my right to agree or to disagree with the verdict of the court. We are जी जनाब, इस नवाज शरीफ को डाकू को कौन नहीं जानता, इस बेईमान को कौन नहीं जानता। लेकिन जो मैंने आपको एक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब मैंने दिखाए हैं, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए रात को 12 बजे अदालतें लगा दी। कमर जवेद बाजवा साहब जो जनरल थे, इन्होंने अपनी एड़ी तक का जोर लगाया कि आज रात को इस हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। इस हुकूमत को ख़त्म क्यों करना चाहते थे, इमरान खान की हुकूमत को क्यों ख़त्म करना चाहते थे। ये 12-13 जमातें जो उन्होंने PTM जो उन्होंने बनाई, ये चोर डाकू बदमाश थे। इनके ऊपर इतने केस थे उनके ऊपर कि हमारा न्याय भी इनको पकड़ रहा था, अदालतें भी पकड़ रही थी। इन टोलों ने एक प्रोग्राम बनाया, जनरल बाजवा जो है सारा किरदार उसका था। जनरल बाजवा ने फ़ोन किया तो रातों रात बंदियाल साहब ने अदालत लगा दी। जब हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर इन्होंने एक ऐसा इत्तेहाद बनाकर इन्होंने ये एक PTM जो टोला बनता है, जो फिर अपने जो केस जो है ये अपना नैब के अंदर से भी ये अपना असेंबली में आते हैं, असेंबली में आके ऐसे कानून बनाते हैं तो इनके केस जो हैं वो नैब के अंदर से भी ख़त्म, अदालतों के अंदर भी ख़त्म, यानी कि ऐसे ये कानून बनाते हैं। ये सिर्फ इसलिए आए थे, लेकिन जो इन्होंने 15-16 महीनों के अंदर जो उन्होंने मुल्क के अंदर तबाही मचाई वो आज तक हम नहीं भूल सकते, क्योंकि सब ये चोर डाकू थे। इमरान खान एक सच्चा और एक ईमानदार आदमी था, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर जो बाजवा साहब जो हैं ये फिर हमारे मुल्क से लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं,
अरबों रुपया लेके यहाँ से भागते हैं, लेकिन किसी माई के लाल के अंदर इतनी जरूरत नहीं है। इससे पूछा जाए कि ये तू पैसा कहाँ से लेकर आया और कहाँ लेकर जा रहा है। आज वो बाहर रंगरलियाँ मना रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर दौर वक्त गुजरता गया, फिर क्या हुआ, चले एक और मैं आपको बहुत ही प्यारे और बहुत ही एक नेक इंसान जनाब मोहतरम सैयद आसम मनीर साहब की तस्वीर में दिखाता हूँ। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक ने कहा कि आर्मी चीफ ने लाहौर और कराची में कारोबारी शख्सियात से लंबी मीटिंग की। जी जनाब, जिस तरह दूसरे करते आए, क्या किसी ने जुमला बोला है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो कसर इन्होंने भी कोई नहीं छोड़ी। इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी बनने के लिए नवाज शरीफ से बाकायदा एक वादा किया कि आप हमारे गुनाह माफ़ करें, मैं आपके गुनाह माफ़ करता हूँ, मिलजुल कर खाते हैं। आपने देखा एक अवामी मुजरम डाकू चोर जब पाकिस्तान में दाखिल होता है, उसका किस तरह इस्तकबाल किया जाता है, कहाँ उसके केस गया। वो एक भगोड़ा 50 रुपये का स्टाम्प करके भागा हुआ था। ये सिर्फ हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब की मेहरबानी थी, जो वो यहाँ पर अय्याशी करता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हुआ, उससे किसी ने नहीं पूछा, हर चीज़ पहले तय थी। फिर ये जो 9 मई का वाक़या है, ये एक बिल्कुल पहले ये एक प्लान बना हुआ था, जो नवाज शरीफ ने मिलकर आसम मनीर से जो बनाया, जो PTM ने जो बनाया कि हमने हर हाल पे इमरान खान को हमने हर हाल पे यहाँ से इलेक्शन से आउट करना है। ये एक प्रोग्राम था। हालांकि इमरान खान के ऊपर जितने भी इन्होंने केस बनाए हैं, सब के सब के झूठे हैं, इसके अंदर कोई जान ही नहीं है। फिर आसम मनीर साहब के आगे जो भी कोई बात करता है, ये किसी की बेटी को उठवा लेते हैं, किसी की बहन को उठवा लेते हैं, किसी की माँ को उठवा लेते हैं। उठवाओ, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम किसी की बहनों बेटियों को उठवाओ, कल को तुम्हारी बहन बेटियों को उठवाएगा कोई। यही बात खत्म नहीं होती। इन्होंने इतने लोगों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया। इन्होंने क्या मैं बताऊं, इन्होंने इमरान रियाज की ज़ुबान तक इन्होंने काट दी। इनको शर्म नहीं आई, इनको हया नहीं आती, इनको ख्याल नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। जो भी बोलेगा उसको उठाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी उठा सकते हैं, मेरी ज़ुबान भी काट सकते हैं, मेरी गर्दन भी काट सकते हैं, इनको कौन पूछेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी अदालतें आती हैं, मैं अभी आपको 2 शक्लें और दिखाने लगा हूँ। एक ऐसे में आपको और दो, एक में आपको ऐसा गद्दार दिखाने लगा हूँ जिसका नाम सुनकर भी मुझे नफरत आती है। चेयरमैन PTI इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये वो बेगैर जज है जिसको हमायूं दिलावर कहते हैं। जब इसने इमरान खान को झूठी सज़ा सुनाई, ये सारा प्लान पहले बना हुआ था। जिस दिन इसने लंदन जाना होता है, उसी दिन इसने कुछ चंद घंटे या आधा घंटा या 1 घंटा पहले इमरान खान को झूठी सज़ा सुना के बाहर भाग जाता है, बाहर चला जाता है। इनको ज़रा ख्याल नहीं आता कि अवाम ने हमें किस मुकद्दस कुर्सी के ऊपर बिठाया है, हमने तराजू को कैसे पकड़ना है। लेकिन नहीं, ये ऐसे बदमाश हैं, इनको जब कहीं से फ़ोन आता है, कहीं से कॉल आती है, कहीं से ऑफ़र आती है, तो ये उसके मुताबिक फैसले करते हैं। ये हक़ की बात नहीं करते, क्यों कि ये कुर्सी समझते हैं फिर इनके बाप की हो जाती है। चलें, अभी आपको एक और मैं साहब दिखाता हूँ उनको क्या करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जनाब, ये हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े उसके जज, इनके पास इतने इख्तियार होते हैं कि ये चीफ ऑफ आर्मी को भी तलब कर सकते हैं। लेकिन तप्पड़ कहाँ से लाएं, कुर्बानी कौन दे। मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादतियाँ होती गई,
लोगों की बहनें बेटियां उठाते गए, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लोग गायब होते रहे, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इमरान रियाज की जुबान काट दी गई, कितने महीने गायब रहा, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया। क्यों? अंधे सुम्मुन बुकमन खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। यहां पे मोरे सुम्मुन बुकमन, अन्ने और बहरे, गूंगे। मुल्क के ऊपर ये बोझ है, कोई इंसाफ की इनसे तवक्को नहीं की जा सकती। बात करोगे, जैसे मैंने कहा, बहन को बेटी को किसी को बिठा लेंगे, जुबान काट देंगे, गला काट देंगे, ऐसा तशद्दुद करेंगे। इमरान रियाज के साथ इन्होंने क्या किया? लोहे की गर्म सीके कर करके उसकी पीठ पे मारते थे, उसकी जुबान काट दी इन्होंने। जिस आदमी ने इनकी बात नहीं मानी, किसी की बहन को उठा लिया, किसी की बेटी को उठा लिया, किसी को उठा के तशद्दुद कर दिया। इनके खिलाफ बोलना इतनी मजाक वाली बात है। ये अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन मैं तो अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये जितने जुल्म करते हैं ये करें, क्योंकि रब्बे जुल जलाल का जो वादा है ना, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों ने अगर किसी की बहन को उठाया, मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी बहन को भी किसी ना किसी ने उठाया है। दोस्तों, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। दुआ करो कि मैं इन ज़ालिमों से महफूज रहूँ। कहीं ये मेरी बातें सुन के, मेरा प्रोग्राम देखकर मुझे भी ना उठा लें, मेरी भी ज़ुबान ना काट दें, मेरी भी तशद्दुद ना करें। मैं इसके साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।